नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो सीधे आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा है। त्योहारों का मौसम है, नवरात्र जारी हैं, 3 दिन बाद दशहरा है, फिर दीपावली, धनतेरस, छठ, तमाम त्योहार। और त्योहार भी ऐसे कि आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका शहर या आपका कस्बा, आपका गांव जगमगाता है। हर्ष उल्लास के साथ हम त्योहार मनाते हैं, लेकिन इसमें बिजली का झटका लग सकता है, बिजली गुल हो सकती है। एक पावर क्राइसिस क्या देश के सामने मुंह बाए खड़ा है। राजनीति बहुत हो रही है, पर राजनीति से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। इस देश में, हमारे देश में जो बिजली का उत्पादन होता है 70% कोयले के जरिए होता है। गौर से इन बातों को सुनिएगा। देश में 135 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कोयले पर निर्भर रहते हैं, यानी कि कोयला आता है और उसी से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इन 135 में से सरकार भी मान रही है आधे से ज्यादा बंद होने, ठप होने के कगार पर हैं। जानकारी यह मिल रही है कि 110 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी है। 16 पावर प्लांट में 1 दिन से भी कम का स्टॉक है, यानी कि कोयले से नहीं, अब वो धुएं से चल रहे हैं। 30 पावर प्लांट में 1 दिन का स्टॉक बचा है। 18 पावर प्लांट में 2 दिन का स्टॉक है। 72 पावर प्लांट में 3 दिन का स्टॉक है और 50 पावर प्लांट में 4 से 10 दिन का स्टॉक है। और किन राज्यों में यह दिक्कत महसूस की जा रही है? महाराष्ट्र में 13 बिजली प्लांट बंद हो गए हैं। पंजाब में 3 थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। 3 से 6 घंटे की कटौती की जा रही है। दिल्ली में टाटा पावर ने मैसेजेस भी भेजे। आप दिल्ली में रहने वाले हो, आपके पास भी ऐसा एसएमएस आया होगा कि बिजली की दिक्कत हो सकती है, एक बिजली का संकट हो सकता है। इस पर लताड़ भी लगाई थी। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने टाटा पावर और बाकी डिस्कॉम्स के बड़े अधिकारियों को बुलाकर कहा भी था कि अफवाहें मत फैलाइए, बढ़ा चढ़ाकर बात को पेश मत कीजिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री मोदी को, वो और उनके ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं 1-2 दिन का कोयला बचा है हमारे पास। तो बिहार के मुख्यमंत्री, जब विपक्ष की बात होती है तो आरके सिंह ने कहा था ना कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, वैचारिक शून्यता है, किसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कोयले की कमी पर चिंता जाहिर की है कि बहुत सारे प्लांट्स बंद होने के कगार पर हैं। कर्नाटक में 8 से 10 घंटे की बिजली की कटौती की जा रही है। केरल में 15% कमी आ गई है। 15% की कमी महसूस की जा रही है, आपूर्ति नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 6 से 7 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। बुंदेलखंड में हो रही है, तहसील स्तर पर हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब यह निर्देश जारी करने पड़े हैं कि शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली की व्यवस्था निश्चित की जाए। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो ऐसे में यह नौबत आई क्यों? यह खामखा का एक बखेड़ा बनाया जा रहा है, यह समझने की भी बहुत जरूरत है। और सीधा असर आप पर, मुझ पर कैसे पड़ सकता है? राजनीति में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हमारा जो देश है, पूरी दुनिया में कोयला भंडारण के मामले पर हम 4थे नंबर पर हैं। भंडार बहुत हैं,
कोयले की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर बावजूद इसके एक हकीकत यह भी है कि हम इंपोर्ट करने वाले, दुनिया में कोयला आयात करने वाले देशों में चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। अब हुआ क्या है, 1.5-2 साल से हम कोरोना काल में, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में जी रहे थे। अर्थव्यवस्था का जो इंजन है, ब्रेक लग गए थे। अब इंजन दौड़ने लगा है। अब इंजन दौड़ेगा तो उसमें कोयले की जरूरत होगी, धकाधक आपको कोयला उसमें डालना पड़ेगा, तभी वो रफ्तार पकड़ेगा। हमारी जो खपत है कोयले की 2019 के मुकाबले, 2020 के आंकड़े नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो तो कोरोना काल था, 2019 सामान्य काल के मुकाबले भी 17% कोयले की खपत बढ़ गई है, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों में आग लग गई है। 40 से 50% कीमतें बढ़ गई हैं कोयले की। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आयात करने में हम दुनिया में दूसरे नंबर के देश हैं। हमारे बहुत सारे पावर प्लांट्स बाहर से जो कोयला आता है उसका इस्तेमाल कर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब वहां 40 से 50% का इजाफा, बल्कि प्रहलाद पटेल जो देश के कोयला मंत्री हैं, वो तो यह कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो 60 रुपए प्रति टन कोयला मिल जाता था, अब उसके दाम 190 रुपए प्रति टन हो गए हैं। तो जो प्लांट बाहर से आने वाले कोयले पर निर्भर थे, उन्होंने बिजली बनानी बंद कर दी। और यहां पर जो कोयला हम लोकल सोर्सिंग कर रहे थे, उसमें बारिश की भी मार आई, जल भराव हुआ। इस साल पिछले कुछ सालों के मुकाबले जबरदस्त बरसात हुई, अक्टूबर तक भी, पहले हफ्ते तक बरसात हो रही थी। जल भराव के कारण उत्पादन तो होता रहा, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन माकूल तरीके से नहीं हो पाई है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो बाहर से मंगा नहीं सकते, यहां से मिल पूरा पा नहीं रहा है। सरकार हालांकि दावा कर रही है कि पिछले 4 दिनों में जहां हम 14 लाख टन कोयला डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब उसे बढ़ाकर 15 लाख टन कर दिया, आने वाले दिनों में 16 लाख टन कर देंगे। लेकिन कोयले की तो कमी है, तो आगे कुआं पीछे खाई, और इसके चलते असरात पड़ेंगे और पड़ने शुरू हो गए हैं। जोहरा चैटर्जी, जो कोल इंडिया, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा दायित्व है, उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो कहती हैं कोयले की इस तरह से सप्लाई में दिक्कतें आएंगी तो बिजली में तो दिक्कत है ही, लेकिन उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता है। हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, हमारे जो उद्योग हैं, खासकर सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, उन पर असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी और अपनी बात करता हूं, आम आदमी की बात करता हूं। अगर कोयला नहीं पहुंच रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आग लग गई है, तो कोयले के दाम तो बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो कोयले का इस्तेमाल कर बिजली बनाने वाली कंपनियां वो दाम बढ़ाएंगी। जानकार यह कह रहे हैं कि 14 से 15 रुपए तक की भी कीमत हो सकती है। और इसके पीछे एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं। एक हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, जो पावर प्लांट्स होते हैं, आपके पास ज्यादा आपने बिजली का उत्पादन कर दिया, उसे भी तो कहीं बेचेंगे ना, तो उसके लिए एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है कि भाई उधर बेच दो, वहां से हम अपना कुछ मुनाफा कमाएं। आज की तारीख में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में 16 रुपए 42 पैसे 1 किलोवाट आवर का दाम हो गया है। पिछले 2 हफ्तों में 3 गुना दाम बढ़ गए हैं।
12 साल के सबसे उछले स्तर पर यह दाम है। तो हकीकत क्या है? सियासत अपनी जगह है। क्या गैस, डीजल, पेट्रोल, जीडीपी की बातें हमने बहुत बार की हैं, सकल घरेलू उत्पाद नहीं, गैस, डीजल, पेट्रोल। डीजल 100 पार, पेट्रोल 110 पार। गैस के दाम पिछले 9.5 महीने में 305 रुपए 50 पैसे बढ़ चुके हैं। पीएनजी, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। उनकी मार हम पर पड़ रही है। त्योहारों के इस मौसम में अब क्या बिजली की मार भी हमें झेलनी पड़ेगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है, सीधा आपसे जुड़ा है, आपसे सरोकार है इसका। पर पहले देखिए राजनीतिक बयान क्या दिए जा रहे हैं, सुनिए। केंद्र सरकार ने अपना उत्पादन प्लांट में नहीं, सारे प्लांट्स पे एक साथ आधा कर दिया, देश के जितने प्लांट्स हैं। तो उसका कारण यही हो सकता है कि कोयले की कमी है, और सच्चाई भी है कि किसी भी प्लांट पे 3-4 दिन से ज्यादा कोयला बचा नहीं है। और ये भी हो सकता है केंद्र सरकार ने जानबूझ के उत्पादन आधा किया। हमारे पास 100 मिलियन टन, 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था, इसलिए हम बेचते ही रहे। लेकिन कई राज्यों ने ये कहा कि हमको मत भेजिए, वी विल नॉट अनलोड इफ यू सेंड, ये भी स्थिति था। इस बीच में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, देश की बत्ती होगी गुल, हकीकत या सियासत फुल? और जीडीपी के बाद बिजली की मार के लिए क्या हो जाएं तैयार? और सिर्फ बिजली के दाम बढ़ने से जेब पर यह भारी नहीं पड़ेगी। जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक आधारभूत ढांचा है, हमारे स्कूल ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस, कुछ स्कूल खुल भी गए हैं। बत्ती गुल, स्कूलों का क्या होगा? अस्पतालों का क्या होगा? यह अपने आप में सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता, जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, और बेहद ही खास मेहमान अनिल राजदान साहब, पावर सेक्रेटरी, ऊर्जा सचिव रह चुके हैं देश के, वो चर्चा में जुड़े हैं। साथ ही साथ आलोक पेरती, कोयला सचिव रह चुके हैं, वो भी चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन अनिल राजदान साहब, ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, ये खतरा है, ये तलवार लटक गई है पावर क्राइसिस की, या राजनीति चमकाई जा रही है? राजदान साहब, आपको आवाज आ रही है? बहुत धीमी। आपको सुना सवाल या मैं दोहराऊं? जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ये पावर क्राइसिस की जो बात है, ये प्लांट दर प्लांट बंद हो रहे हैं, 135 में से 110 की अब खबर आ रही है। सरकार ने कहा कि नहीं, बढ़ा चढ़ाकर बातें पेश की जा रही हैं। अब आरके सिंह ऊर्जा मंत्री कहते हैं टच एंड गो सिचुएशन है। आपका आकलन क्या है? सिचुएशन जो आंकड़े 1-2 दिन पहले आए थे, उससे कोल अवेलेबिलिटी सिचुएशन तो सर्टनली टाइट है। ये नहीं कि प्लांट बंद हो रहे थे, बट सिचुएशन टाइट है। और जितना आमतौर पे अमूमन प्रिस्क्राइब्ड स्टॉक होना चाहिए, रिजर्व स्टॉक, वो इन स्टेशंस पे नहीं है। पिटहेड स्टेशंस जो होते हैं, जो कि खान के ऊपर लोकेटेड होते हैं, कोयले की खान पे, उनमें कोयला फौरन निकाल के उन पे इस्तेमाल करना आसान होता है। मगर जो करीब 500, 1000, 1500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जिनको रेल के माध्यम, रेक्स के द्वारा वहां कोयला पहुंचाना होता है, उनमें थोड़ा लीड टाइम भी होता है। रेक्स अवेलेबिलिटी होती है, रेक को खाली होके वापस आना है, फिर जाना है, या जो कुछ सिस्टम रेलवेज ने बनाया है। तो लिहाजा इसीलिए जरा लंबा स्टॉकिंग थोड़ा रखा जाता है, और जो स्टेशन बहुत दूर हैं उनमें थोड़ा जो फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मगर अब कैसे सिचुएशन ये हुई है कि जो इंपोर्टेड कोल पे पावर स्टेशंस लोकेटेड थे, जो कोस्टल रीजन्स पे थे, वो बंद पड़े शायद।
और इंपोर्टेड कोल की जो कीमत है वो काफी ऊपर चली गई है जी 3-4 गुना। तो उसके खरीदार कम हैं, क्योंकि उससे पावर लेकर अगर वो कोयला खरीद के आप पावर बेचेंगे तो वो लाजमी तौर पे वो पावर काफी महंगी है। हालांकि इस वक्त एक्सचेंज में भी कीमत काफी ज्यादा है और कुछ हाँ, 16 रुपए 42 पैसे हो गई सर, 3 गुना हो गई है 2 हफ्ते में। जी, वही मैं कह रहा हूं, वो तो होएगी। देखिए, डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है, वो तो एक इकोनॉमिक्स है। तो इस वक्त हाइड्रो पावर वाले काफी मुनाफा कर रहे होंगे अगर उनकी पावर कॉन्ट्रैक्टेड ऑलरेडी नहीं है। इन्होंने अपने स्टेशन कुछ मर्चेंट मोड में रखे हुए हैं, वो रिस्क फैक्टर भी होता है कि वो बिके ना बिके, और अगर आपके पास रेजर्वॉयर है तो उसमें आप निकाल के उसको कर सकते हैं, और खास तौर पे अगर पंप स्टोरेज है तो आप उसको वापस भी ले जा सकते हैं। लिहाजा कि जो आपको उसको ऊपर पंप करने के लिए पावर चाहिए वो रीजनेबल रेट पे उपलब्ध है। बट जो आंकड़े सामने आए हैं उससे सर्टेनली सिचुएशन तो टाइट है, मगर होपफुली शायद अब टेम्परेचर थोड़ा सा इवन आउट होएगा, जो एयर कंडीशनिंग लोड है वो थोड़ा कम हो जाए, जो फेस्टिवल मूड है उसकी वजह से कमर्शियल उसकी लागत पावर की काफी बढ़ चुकी है, और अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में भी इसकी जरूरत पड़ गई तब हमें थोड़ी सी शेड्यूलिंग ऑफ पावर प्रोबेबली करनी पड़ेगी। बत्ती गुल होने का खतरा क्या हमारे ऊपर अब मुंह बाए खड़ा है हमारे सामने, अनिल राजदान साहब? और जो आप कह रहे हैं, अगर मैं ये कहूं, और ये सत्येंद्र जैन का दरअसल आरोप है, हमारे देश में कोयले की तो कमी नहीं है, वी हैव द 4th लार्जेस्ट reservoirs ऑफ कोल इन द कंट्री, लेकिन अभी जो ये सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, ये ऑक्सीजन क्राइसिस की तरह है। ऑक्सीजन भी हमारे पास था पर हम सप्लाई नहीं कर पाए। वैसी स्थिति बिजली को लेकर आ सकती है क्या आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल ये दो का कंपैरिजन तो जस्ट नहीं होगा। कोयला है नीचे नीचे है दबा हुआ माइनिंग में, ये नहीं कि आपके बाहर निकल के स्टॉक्स इतने पड़े हुए हैं, उसको माइन करने में टाइम लगता है। पीछे कोविड सिचुएशन की वजह से काफी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग माइनिंग ऑपरेशंस काफी स्लो डाउन हुए थे, स्टाफ भी अफेक्टेड हो सकता है उसमें। और दूसरा, आप निकाल के अगर कोयला रख लोगे तो ये कंबस्टेबल कमोडिटी भी है, कितना आप स्टॉकिंग बाहर कर लोगे, वो भी एक एंजाइटी हो जाती है। तो इसका एक बैलेंस रखना पड़ता है, मगर जब आपकी ओपनिंग हो गई तो आपको सफिशिएंट स्टॉक्स होने चाहिए थे, या उससे पहले प्रोबेबली जो था वो एडिक्वेट स्टॉक्स भी नहीं थे जितने कॉम्परेबल टू लास्ट ईयर। उसमें सर क्या एक बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया अपनी कोयला नीति में मार्च 2020 में, मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020, और इसमें खास जो कोल माइन स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 में बदलाव किया, जिसमें जो एंड यूज ऑफ कोल है वो सिर्फ पहले पावर जनरेशन और स्टील प्रोडक्शन तक महदूद था, उसको सबके लिए खोल दिया। अब सरकार कह रही है कैप्टिव माइंस हमें बचा लेंगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये नीतिगत बदलाव क्या अब आड़े आएंगे आज की तारीख में? मेरे विचार में वो फैसला सही था, क्योंकि कोयला हर एक को चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए, हर एक को चाहिए। आप एक आइडियोलॉजी के प्रिजनर थे पहले, क्योंकि आपने ये कैप्टिव माइंस का प्रिंसिपल चालू किया था। ये मैं समझता हूं कि सही नहीं था, मेरी निजी राय ये इसको जनरल अवेलेबिलिटी करनी, पूल्ड अवेलेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर को लाना, एक ओपन उसको ट्रेड अलाउ करना, वो एक मेरे ख्याल बिल्कुल हेल्दी स्टेप था, कमर्शियली राइट स्टेप था। कमर्शियली राइट था, लेकिन सामाजिक तौर पर यह दिक्कत का सबब बन गया है क्या वो फैसला? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर आपकी स्टॉकिंग थोड़ी नॉर्म्स के मुताबिक होती पहले तो शायद ये दिक्कत आपको नहीं आती। कुछ ट्रेन तो पड़ता कि एकदम जो मशीनरी बंद पड़ी हुई थी, या आपके मतलब डिमांड जो सेक्टर था वो डाउन था, इंडस्ट्रियल। दूसरा आपका अब फेस्टिवल सीजन भी साथ ही आ गया,
तो उसमें स्पर्ट इन डिमांड तो होनी ही थी। दूसरा, ये फ्लडिंग हो गया पीछे, जो कि पूजा समय के बिल्कुल पहले हो गया, काफी हैवी अनसीजनल रेनफॉल्स हुई, उससे जो खदानें हैं उनमें पानी भर जाता है। तो पानी के मौजूदगी में माइनिंग भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है अगर आप रैंप अप करना चाहें। सो नेचुरल फैक्टर्स, दूसरे आपके जो प्रीवियस कोविड रिलेटेड फैक्टर्स थे, तीसरा आपके जो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ कोल इतनी ऊपर बढ़ गई कि जो इंपोर्ट कर रहे थे वो पहले अब वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चाइना में भी इसकी ये किल्लत महसूस हो रही है, आप पढ़ रहे होंगे। जी बिल्कुल, वहां भी काफी रिस्ट्रेंट हो रहा है। बट सर्टेनली वी कुड हैव tried a little earlier to keep the तो stacking। हमें थोड़ा सजग रहने की जरूरत थी। यहां पर साफ शब्दों में बिना लार लपेट अनिल राजदान ये कहते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या सरकार शतुरमुर्ग बन गई इस मामले में? अभी 4 दिन पहले तो कि अफवाहें फैलाया जा रही है, लताड़ लगाई जा रही थी टाटा पावर और बाकी डिस्कॉम्स के अधिकारियों को, अब कहा जा रहा है टच एंड गो सिचुएशन है। तो देखिए, जैसे कि आपने बताया कि जो स्पॉट मार्केट है उसमें तो दाम बढ़ ही गया है। इसका मतलब है डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो ही गया है। और ये डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हम चाहें किसी भी तरह से कहें, वो तो क्लियर है कि पावर का प्रोडक्शन भी असर पड़ा है, कोल के प्रोडक्शन पे भी असर पड़ा है, जैसे कि राजदान जी ने बताया। तो सरकार को पहले से प्लानिंग करना चाहिए था, जैसे कि राजदान जी ने खुद ही कहा कि अगर हम पहले से प्लानिंग करते तो ये समस्या इतनी नहीं बढ़ती। तो प्लानिंग की कमजोरी तो बिल्कुल है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि सप्लाई बॉटलनेक्स चारों तरफ थे, जैसे कि बरसात की बात आपने बताई, जैसे कि आपने बताया कि जो पैंडेमिक के दौरान जो लोग माइनिंग जो थोड़ा स्लो डाउन हो गया था माइनिंग सेक्टर में, तो वहाँ पे प्रोडक्शन पे असर पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो पेट्रोलियम गुड्स के जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से डिमांड जो इधर पावर की तरफ शिफ्ट हुई होगी। जैसे कि अगर कोई जो डीजल इस्तेमाल करता था तो अब जो कोशिश करके बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। और जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए, तो वहाँ पे जो पावर सेक्टर में जो लोग जो इंपोर्ट करके जो बिजली बनाते थे वहाँ पे कमी आ जाएगी। तो उसकी भी हमें प्लानिंग पहले से ही करनी चाहिए, क्योंकि अब उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इतना जल्दी कि इंटरनल जो है वो कोल उसको सप्लाई करें। और उतना सप्लाई हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो प्लानिंग थी कि इतना कोल बाहर से आएगा, इतना कोल अंदर से आएगा, तो कुल मिला के जो स्थिति है उसमें अगर हम प्लानिंग ढंग से करते तो शायद इतनी खराब सिचुएशन नहीं होती। आपने गैस डीजल पेट्रोल की बात की, उसमें आग लगी हुई है, महंगाई डायन, मैंने ये पहले भी शब्द इस्तेमाल किया, वो मेकअप रूम में वो सजी धजी बैठी है। ये महंगाई डायन को हम न्योता दे रहे हैं क्या? गैस डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए, दाम सबको पता है, तो मैं दोहराऊंगा नहीं। अब क्या बिजली के दाम भी बढ़ेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार, जो मौजूदा सूरत हाल है? तो इसमें जो स्पॉट प्राइसेस बढ़े हैं तो उससे तो जो बिजली के दाम भी बढ़ने की आशंका है, और इसी से इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो चाहे डीजल से आए, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी से आए, जब वो दाम बढ़ेंगे तो बाकी सब चीज़ों के भी दाम बढ़ जाएंगे। और जो सप्लाई बॉटलनेक वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पावर की शॉर्टेज होगी तो जब बाकी उत्पादन में जहाँ बिजली का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे शॉर्टेज बढ़ेगी, तो सप्लाई बॉटलनेक बाकी और चीज़ों में भी आ जाएगा। तो अभी एक तरफ जो है एम्प्लॉयमेंट पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब वहां पे आप प्रोडक्शन कम कर देंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। पहले ही एम्प्लॉयमेंट में कमी थी, स्टील, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, इन इलाकों में तो सीधा असर पड़ेगा ना, और यहां पर सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया होते हैं। बाकियों में भी पड़ेगा, क्योंकि जब बाकी जगह भी तो आप या तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे या डीजल यूज करेंगे उत्पादन के लिए। जब वहां पे प्राइस बढ़ जाएगा और शॉर्टेज हो जाएगी तो बाकी चीजों में भी उत्पादन में असर पड़ेगा, तो रोजगार पे भी असर पड़ेगा। और खासकर अभी पहले ही रोजगार पे असर था, इससे रोजगार पे असर और बढ़ जाएगा, तो जो अर्थव्यवस्था और सुस्त हो जाएगी। तो एक तरफ लोगों की आमदनी कम हो गई, दूसरी तरफ दाम जब बढ़ गए तो उससे जो डिमांड है उस पर असर पड़ेगा, तो जो रिकवरी है वो स्लो डाउन कर जाएगी। तो ये सोचा गया था कि जो अभी फेस्टिवल में डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, तो वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितना कि सोचा गया था। तो ये चिंता का सबब है। आलोक पेरती साहब, हम सब में से सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये खेल क्या हो रहा है, ये सियासत है, ये हकीकत है। आलोक पेरती साहब, ये कोयले की उपलब्धता में जो दिक्कत आ रही है, कोयला तो हमारे पास बहुत है, रिजर्वॉयर्स तो हैं हमारे पास, चलिए अभी हम आयात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत महंगा हो गया, तो ये आलम तक पहुंचे कैसे हम?
मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। ऐसा है कि इसके कारण तो कई हैं, पेपरों में भी लिखा है, न्यूज रिपोर्ट्स में भी है। जो कोविड की वजह से सब तरफ इफेक्ट आया है, चाहे वो प्रोडक्शन पे हो, चाहे कंजम्पशन पे हो, चाहे डिमांड पे हो, उसका इफेक्ट ये रहा है कि जो पीरियड जिस समय कोल माइनिंग अच्छे से होती है, स्टॉक बिल्डअप होता है, वो नहीं हो पाया है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो साल भर जब प्रोडक्शन होता है तो पहले 6 महीने में प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में प्रोडक्शन वैसे ही घट जाता है, और जो बाकी 6 महीने यानी अक्टूबर से मार्च तक प्रोडक्शन बढ़ता है ना। जैसे कि कह रहे हैं कि बरसात ज़्यादा हुई, माइंस पानी सितंबर के ये अगस्त सितंबर के महीने में, इसलिए प्रोडक्शन जो नॉर्मली होता है वो भी कम हो गया। नहीं सर, ये बातें तो अब लिखी भी जा चुकी हैं, सरकार भी ये बातें बता रही है, जानकार बता रहे हैं। मेरा सवाल ये है, कोल इंडिया लिमिटेड है जो ये सप्लाई का बड़ा दारोमदार उसके कांधे पर है। डे टू डे मॉनिटरिंग होती है ना कि कितने कोयला हम निकाल रहे हैं, खनन कितने कोयले का हो रहा है, कितना भेजा जा रहा है। तो डे टू डे मॉनिटरिंग में क्या हम पकड़ नहीं पाए कि कहीं दिक्कत आ रही है? नहीं, पकड़ तो पाना चाहिए, मतलब पाना चाहिए था, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं जरा सा एक स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा बता दूं क्या प्रॉब्लम क्या कहाँ आ रही है। देखिए ऐसा है, पहले 6 महीने जब मैं कह रहा था, मान लीजिए 600 मिलियन टन अगर कोल इंडिया को प्रोड्यूस करना है, एंड वो टारगेट है प्रोड्यूस करने का, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोयला सब जगह उपलब्ध होगा, पहुंच जाएगा, पावर पे शॉर्टेज नहीं होगी। और ये करीब 240-250 मिलियन टन पहले 6 महीने में बनाया मतलब प्रोड्यूस करा जाता है, और बाकी 6 महीने में 350 के करीब प्रोड्यूस करने का प्लान रहता है। अब 350 अगर प्रोड्यूस करना है 6 महीने में, तो इसका मतलब है कि एवरेज जो है करीब 2.4-2.5 मिलियन टन पर डे प्रोड्यूस होना चाहिए, और उतना ही डिस्पैच होना चाहिए। अगर आज के दिन में उससे कम हो रहा है तो इसके मतलब है कि शॉर्टेज बिल्डअप होगी। अगर वो शॉर्टेज जो ऑलरेडी है अगर बिल्डअप करना है तो 2.5 से भी काम नहीं चलेगा, 2.7, 2.6, 2.7 मिलियन टन पर डे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आज के दिन में शायद इतनी जो फिगर्स मैंने देखे हैं, इट इज अबाउट 2.3, 2.4। नहीं, सरकार कह रही है अब 14 लाख टन कर दिया है, तो 1.4 मिलियन हुआ। हाँ, नहीं ये बढ़ तो रहा है, हाँ, परंतु और बढ़ाना पड़ेगा अगर शॉर्टेजेस। दूसरा कारण ये है कि शॉर्टेजेस 2 तरीके से और हुई हैं। एक तो जो आपने कहा कि बारिश की वजह से, दूसरा कारण जो शॉर्टेजेस का है वो है कि जो इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन एकदम से कम कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने तो बंद ही कर दिया, इसीलिए ये नौबत आई है। एक सेकंड सर, शाजिया इल्मी, तो सरकार इंतजार कर रही थी पावर क्राइसिस का, स्टेप्स उठाए जा सकते थे, इसलिए मैंने अनिल राजदान और प्रति साहब से विस्तार में बात की है। जी संदीप जी, आपने सुना हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को जो बोल रहे थे, जिसके बारे में हम लोग से कहीं ज्यादा जानते हैं। तो आज भी प्रहलाद जोशी जी की ने इसको लेकर ब्रीफिंग की है, और गृह मंत्री ने बाकायदा इसको लेकर बैठक भी की है। और उससे पहले भी जो आप बता रहे थे कि फटकार लगाई जा रही थी, कोई फटकार नहीं लगाई जा रही थी। गेल की तरफ से डिस्कॉम को एक मैसेज गया था, जिसमें कहा गया था कि आप जब तक अपना बकाया नहीं देंगे तब आपका मैसेज, आपका वो सर्विस खत्म हो जाएगी। तो ये कहा गया था उनसे कि आप जो है इस तरह की मैसेज ना दीजिए, इससे सनसनी होती है, लोग घबराते हैं। तो इस तरह का बताया गया था। और उसके मैं आपको आंकड़े बता दूं, और जैसा कि कहा गया है सप्लाई और डिमांड सिचुएशन के बारे में, कंजम्पशन बहुत बड़ा है, और कोविड के लॉकडाउन के खत्म होने के बाद और जरूरतें बढ़ने के बाद और भी बहुत सारे वजूहात हैं, जैसे कि आप हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया हमें भी। और ये हाल आप जैसे सुन रहे हैं, चाइना में भी इस तरह की शॉर्टेज है,
बारिश नहीं, ये के तो वजह सरकार से अब भी मान और रही है ना। इंटरनेशनल पीएमओ में प्राइसेस भी की आज वजह से बैठक भी। हुई, कल नहीं, गृह आप मंत्री मेरी ने बात भी सुनिए, बैठक नहीं, की, आप मेरी बात ऊर्जा सुनिए। मंत्री भी और आए, आप- कोयला और आप मंत्री कोट आए। कर रहे थे और पर आप पहले सत्येंद्र अगर जैन जी सवाल को उठाए कोट कर जाएं रहे तो जी हैं। और वैचारिक आप- नहीं, शून्यता मुझे हो बोलने गई, दीजिए, आपको ये तो मुझे बात बोलने का का मौका बतंगड़ देना बना रहे हैं। ये बातें भी कही आपको गई मुझे ना बोलने का 3-4 मौका दिनों में। देना चाहिए। आपने लगातार, देखिए मिस्टर, मैंने आपको सुना बहुत गौर से, तो अब ये हकीकत जरूर है और ये बात तो सब मानते हैं, लेकिन हकीकत में जो सियासत है उसके बारे में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूंगी। सत्येंद्र जैन जो कह रहे थे, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरिम रिपोर्ट आई थी, उसको क्या कह रहे थे मनीष सिसोदिया जी, कि जिसमें बाकायदा सबके नाम है। मनीष सिसोदिया जी ने उसके बारे में क्या कहा था? ये झूठी रिपोर्ट है, ये फर्जी है, इसमें तो किसी के सिग्नेचर नहीं है। वो सच्ची निकली। उसकी वजह से उनके सनसनी रिपोर्ट के, उनके सनसनी हड़कंप मचाने से क्या हुआ? 8 राज्यों के लोगों के मरीजों ने उसका खामियाजा भुगता। और ये बात बाकायदा सब मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते तो हैं। आज तो नीतीश और ये कुमार भी सुप्रीम कह कोर्ट रहे की इंटरिम कमेटी हैं, है। उत्तर जी, प्रदेश तो मैं जहां बता से रही आप हूँ। आती हैं, और रही उत्तर बात प्रदेश मुझे में भी बात बिजली करने की दीजिए। अब कटौती मैं हो रही है, सियासत की बात पंजाब कर में, रही हूँ। राजस्थान अब में, मुझे बोलने तो महाराष्ट्र दीजिए भाई में। साहब, आप मुझे अब संदीप जी मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ। आप मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए ना। दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, जो कोल प्लांट था, तो ये वही पार्टी है जिसने उसको बाकायदा बंद किया। और ये वही पार्टी है जो पराली के लेकर, स्टबल बर्निंग को लेकर भी जब फाइन लग रहा था किसानों पर, तो उसके लिए भी खिलाफ भी खड़ी थी। नहीं, नीतीश उन कुमार कानूनों को के काला बारे कह रही में थी। बोलिए मैं ना। सियासत की बात कर रही हूँ। हाँ। मैं कह रही हूँ, अगर ये क्राइसिस बन रहा है या बन सकता है, बना नहीं है, क्योंकि इसकी आपूर्ति की बातें हो रही हैं और उसको एड्रेस किया जा रहा है। और मैं बता दूं कितना सप्लाई किया गया है, जो आज के आंकड़े हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसको इस पे आप सियासत क्यों करना चाहेंगे, उसमें आप सियासत क्यों लाना चाहेंगे, ये मैं पूछना चाहूंगी। नहीं, हकीकत सामने आनी चाहिए ना देश के। अब बिजली महंगी होगी, कोयला इंपोर्ट हो नहीं रहा, वो प्लांट सारे बंद हो गए। दोनों एक्सपर्ट्स ने ये बात मानी है। अब हम बिजली के महंगे दाम देने के लिए तैयार हो जाएं क्या? आखिरी बात, हाँ। आखिरी बात। 1.94 मिलियन टन कोयला सप्लाई किया है। इतिहास में घरेलू कोयले की सबसे ज्यादा सप्लाई है। मैंने ये दिया आंकड़ा 14 लाख टन का कोयले का स्टॉक था, वो जो कम हुआ है। लेकिन ये कोयले का जो स्टॉक जो बड़ा है, वो ये विश्वास दिलाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये स्टॉक भी बढ़ेगा और इसको आपूर्ति का जो अभाव है उसको ठीक किया जाएगा। तो ये पूरी ठीक कोशिश किया जाएगा, कब किया जाएगा? और ठीक नहीं था तो इसके बारे में साफ गोई से बात क्यों नहीं होती? प्रोफेसर गौरव वल्लभ, यहाँ आलोक कुमार जो पावर सेक्रेटरी हैं, उनका बयान मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। देयर आर इश्यूज इन सम पॉकेट्स, कई जगह थोड़ी दिक्कत है, बट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। वो जो बहुत साल पहले तक इस्तेमाल होता था ना, स्थिति नाजुक है पर नियंत्रण में है। जी संदीप जी, ये विषय मैंने इस पे काफी रिसर्च भी की, मेरा रिसर्च इंटरेस्ट भी है। 2-3 बातें आप सबके सामने रखो। पहली बात तो कि 30% कोयला हमारे जो पावर स्टेशन है वो इंपोर्ट करते, और जो बड़े इंपोर्टर्स है संदीप जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, उन्होंने फोर्स मेजूरे का उपयोग करके अपना इंपोर्ट सारे कैंसिल कर दिए, क्योंकि कोयले के दाम $75 से आज $250 प्रति टन हो गए। तो वहां 30% की तो कमी वहां आ गई। सरकार शून्यता से बैठी है, मुक्त दर्शक बन के बैठी है, क्योंकि 30% जो बड़े आयातक है, इंपोर्टर है, वो सरकार के खास मित्र हैं। दूसरी बात संदीप जी, बड़ी जिम्मेवारी से बताना चाहता हूं कि 2016 में पीयूष गोयल जी ने कहा था कि हमने कोयले में बड़ा रिफॉर्म किया। क्या रिफॉर्म किया उन्होंने? कि 15 करोड़ टन जो कैप्टिव कंजम्पशन के माइंस को पावर जनरेटिंग, 15 करोड़ टन कोयला पावर जनरेटिंग प्लांट्स को दे दिया जो कैप्टिव कंजम्पशन करेंगे। उनकी तरफ से आज प्रोडक्शन नहीं हो रहा और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी। वो 15 करोड़ टन कैप्टिव कंजम्पशन वाले लोग हैं जो सरकार के सूट बूट के दोस्त हैं, वो आज प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे बिजली का, जिसके कारण बिजली संकट हो गया। और तीसरी और अंतिम बात संदीप जी, कि कोल इंडिया जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसकी 2017 में जो कैपेसिटी थी वो आज 1 करोड़ टन कम हो गई। उसका कारण यह है कि 2017 में कोल इंडिया के पास 50,000 करोड़ का रिजर्व था, जो सरकार ने अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ले लिया। अब उसके पास टेक्नोलॉजी के लिए, कैपेक्स के लिए पैसा नहीं बचा, तो उसकी 2017 की तुलना में प्रोडक्शन आज, तो क्या आप ये बात आप मानने को तैयार नहीं है कि जो ये अर्थव्यवस्था का हमारा इंजन अब धकाधक चलने लगा, उसके चलते बिजली की खपत 17% बढ़ गई 2019 के मुकाबले?
जो हमारा आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ा रही है ना सरकार। संदीप जी, अगर कोल इंडिया, आप झारखंड को जानते हैं, उड़ीसा को जानते हैं, जो ये बेल्ट्स हैं जहां पर कोयले की माइनिंग होती है, खदानें हैं, वहां जल भराव हो गया तो सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं आएगा क्या? संदीप जी, ये कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई धर्मशाला नहीं चल रही है, ये देश चल रहा है। आप कोई सवाल पूछो कि कहाँ है बेड, कहाँ है, तो बोले बेड माकूल व्यवस्था है। रेमडेसिविर कहाँ है कि माकूल व्यवस्था है। लोग मर गए बिना रेमडेसिविर के, लोग मर गए बिना बेड के, अभी कह रहे कोयला कहाँ है, बोले माकूल व्यवस्था है। और आपने कहा धक्काधक चल रहा है। अगर धक्काधक चल रहा होता संदीप जी, तो कल वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी का फोरकास्ट क्यों गिराया देश का? अगर चल रहा होता तो, मैं तो डाटा से बात कर रहा हूं, अगर धक्काधक चल रहा होता तो इस साल का जो पूर्वानुमान है वर्ल्ड बैंक का, देश की सकल घरेलू उत्पाद, गैस डीजल पेट्रोल के दाम नहीं, वो तो धक्काधक बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे धक्काधक। पर जो इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी ऐसे समय संदीप जी जब पूरे देश में फेस्टिव सीजन है, लोग नवरात्रा मना रहे हैं, 20 दिन सिर्फ बाद फेस्टिव दिवाली आने सीजन की वाली बात है। नहीं है। आज की तारीख में ये डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया की नींव बुनियादी खड़ी होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर। अगर आपके मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, स्कूल में जाएंगे, वो बंद हो जाते हैं, अस्पताल बंद होने के कगार पर हो जाएं, तो ये खतरे की घंटी है। संदीप जी, एक और बात बोलना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास भी आज अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, आज भी। और अगर आपकी बिजली कट हो जाएगी तो वर्क फ्रॉम होम कैसे करोगे? नोएडा में इंटरनेट अभी कैसे खबर आ चलेगा? रही है, रीना गुप्ता, नोएडा की सोसाइटीज में बिजली कट चालू हो गया है। ये अभी शहरों तक जो संकट की आहट नहीं सुनाई दे रही थी, गांव देहात तक ही वो महदूद थी, वहीं तक सीमित थी, या बुंदेलखंड हो या पंजाब हो, राजस्थान, उन इलाकों में ज्यादा थी, अब वो शहरों में भी दस्तक सुनाई देने लगी है। संदीप जी, एक बार फिर से साबित हो गया कि केंद्र सरकार जो है एक शत्रुमुर्ग की तरह बिहेव करती है। ये जो कोल क्राइसिस है, ये आज की तारीख में नहीं शुरू हुई है संदीप जी, पिछले कई महीनों से कोल का जो शॉर्टेज है ये चल रही थी। और 2007 देखिए, हमारे देश में अगर हम बिजली देखें तो इसके लिए दो जो कंपनीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है एनटीपीसी और दूसरी है कोल इंडिया। ये दोनों की दोनों कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। तो आप क्यों सो रहे थे कि 2017 से आज की तारीख में कोल इंडिया का प्रोडक्शन नेगेटिव हो रहा है? एक साल तक संदीप जी, एक साल तक कोल इंडिया का कोई सीएमडी आपने अपॉइंट नहीं करा। तो ये तो दिन आना ही था। पता नहीं ये सरकार को चला कौन रहा है, सिर्फ दो लोग चला रहे हैं। जो ऊर्जा मंत्री हैं वो आरके सिंह जी कहते हैं कि नहीं कोई कमी नहीं है, उसके अगले दिन तो सरकार कदम तो उठा रही है, या आप हमेशा शेर आया वाली राजनीति करेंगी? एनटीपीसी और डीवीसीज को आदेश दे दिए गए हैं ना कि दिल्ली के अंदर बिजली की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संदीप जी, आज की तारीख में स्थिति यह है कि एनटीपीसी ने जितना वो दिल्ली को सप्लाई करती है उसका 50% सप्लाई कर रही है। हम दुगने दामों में स्पॉट एक्सचेंज से बिजली खरीद रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए खरीदने में सक्षम हो पाए क्योंकि दिल्ली सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप देखिए बाकी जो स्टेट्स हैं जहां पे फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है, बिहार हो जाए चाहे यूपी हो जाए, सब जगह बिजली की कटौती शुरू हो गई है। दुगने दामों में स्पॉट एक्सचेंज से नहीं, सिर्फ कटौती की बात नहीं है, बिजली के दाम अब बढ़ जाएंगे क्या? आपने कहा कि एनर्जी एक्सचेंज से दुगने दामों में आप बिजली खरीद रही हैं। आपके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो हर जगह मुफ्त बिजली का वादा करते घूम रहे हैं, उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब में। दिल्ली में जो ये मुफ्त बिजली देते हैं, अब ये संकट ऐसा गहरा सकता है कि बिजली मुफ्त तो छोड़िए, बिजली महंगी देनी पड़ेगी। संदीप जी, आप दो बातों को मिक्स मत करिए। बिजली मुफ्त देना वो एक सरकार के द्वारा प्रोवाइड की हुई एक सब्सिडी है, जिसको हम स्मार्ट सब्सिडी मानते हैं। सरकार टैक्सेस को किस तरह से यूज करे? केजरीवाल सरकार फ्री बिजली दे रही है, मोदी सरकार उससे अपने लिए महल बना रही है। टैक्स का वही पैसा है, उसको गवर्नमेंट कैसे यूज करे, गवर्नमेंट की नीति और नियत पर निर्भर करता है। अगर आप केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली के दाम दुगने हो जाए, ये दूसरी बात है, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो हैं वो ऑब्वियसली खतरे में पड़ जाएंगे। किसी ने ये सोचा था कि दुगने दामों में आपको बिजली खरीदनी पड़ेगी? क्योंकि केंद्र सरकार ने सही से मैनेजमेंट नहीं किया, उसका ये नतीजा है कि आज डबल हो रहा है। और तो और देखिए, आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, आसाम ने बाकायदा पेपर में ऐड निकाला है कि बिजली की कटौती हो रही है, बिजली बचाइए। तो पूरे देश में बिजली की कटौती हो रही है। शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करने से क्या होगा?
अब आप तो बताइए गौरव सरकार वल्लभ, को जल्द- अब गैस डीजल पेट्रोल के बाद बिजली के भी बढ़े हुए दाम देने के लिए हम तैयार हो जाएं? बिजली के बढ़े हुए दाम तो हो चुके हैं। जब स्पॉट एक्सचेंज में 5 रुपए पर यूनिट की इंक्रीज हो चुकी है, नहीं, तो पांच स्पॉट पांच एक्सचेंज रुपए की में- नहीं, 3 गुना, नहीं, नहीं, 14 रुपए 62 पैसे। मैं क्या कह रहा हूं, 5 रुपए पर यूनिट का जंप हुआ है। हाँ, जंप कह रहा हूं, इंक्रीज। तो आप जो कह रहे हैं 16 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए स्पॉट एक्सचेंज की प्राइस हो गई है प्रति यूनिट बिजली की, और राज्य सरकारें उस दाम पे अगर बिजली खरीदेंगे तो अंतिम उपभोक्ता को तो उसका दंश झेलना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है संदीप जी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम को टैकल करने का एक मोडस ऑपरेंडी है। सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम मानती नहीं है, फिर उसके बाद विपक्षी नेताओं का नामकरण, उनके लिए भद्दी टिप्पणियां, ओछी बातें करती है। उसके बाद जब प्रॉब्लम मानती है, जब तक बहुत देर हो जाती है और उसका दंश नहीं, किसको मेरा भुगतना लिमिटेड पड़ता है, देश सवाल, को भुगतना। आखिरी कमेंट चाहूंगा शाजिया। देखिए, आम आदमी 97% की तो वो खुद मानते हैं कि मैं हमारी गौरव कमाई वल्लभ कम जी से हुई पूछना चाह है। रही इस हूं, त्योहार दो के सवाल मौसम हैं। में क्या बिजली के बढ़े हुए दाम के लिए हम तैयार हो जाएं? बोलिए शाजिया। जी संदीप, मैं गौरव वल्लभ से पूछना चाह रही हूँ, ये सूट बूट की सरकार की बात कर रहे थे, ये वो पार्टी है जिसने नीलाम करी है और टेंडर को, प्रोसेस को रोककर अपने दोस्तों को घर बुलाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री में बाकायदा कोयले की खदानों को अपने दोस्तों में के साथ बंडर बांट किया है रिसोर्सेज का, और कहा है कि तो जीरो सम का गेम है, इसमें तो किसी का नुकसान नहीं हुआ है। फिर वो हमारी सरकार ने सरकारी खजाने का और एक आम इंसान का फायदा करके उसको ऑक्शन किया है। तो आप अपना मुंह कमी खोलिए तो ज्यादा नहीं, बेहतर आपको होगा। चुन लिया ना, और ये दूसरी ज्ञान बार ना चुन दीजिए लिया। ज्यादा अब भाई बिजली के साहब। बढ़े हुए आप दाम गौरव देने होंगे वल्लभ क्या? को भी कंक्लूडिंग ज्यादा कमेंट। ज्ञान ना दीजिए। और रीना जी को बता दूं, बाद में आई है, नहीं आई है आम आदमी पार्टी में, इनको बता दें पूरा अन्ना हजारे आंदोलन इसी करप्शन पर, इसी कोलगेट के खिलाफ था, जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। और इनसे पूछिए, ये सब्सिडी जो दे जा रहे हैं, जो केजरीवाल जी दे रहे हैं, वो अपने पैसे से नहीं दे रहे हैं, ना ही वो इश्तिहारात अपने पैसों से दे रहे हैं, ये भी जो है बजट से आते हैं। 20 सेकेंड शाजिया, बिजली के बढ़े हुए दाम अब हमें पे करने पड़ेंगे क्या? दीजिए तो बेवकूफ ना बनाए। और मैं भी बता दूं, बहुत अच्छी कोई फाइनेंस आप लोग नहीं कर रहे। जल निगम जो दिल्ली का है वो बिल्कुल प्रॉफिट में था, अब तक क्या हमेशा रहा हमें है। बिजली के बढ़े दाम अब पे करने होंगे? कंक्लूडिंग कमेंट नाउ, 10 सेकेंड्स। लॉस में है क्योंकि आपने इतना उसमें माफियाबाजी की है। तो मेरा मुंह ना खुलवाइए आप, और ज्यादा जो गिद्दगरी आप कर रहे हैं, एक नेशनल क्राइसिस जो हुआ भी नहीं है, जो हो सकता है, जिसको कंटेन किया जा रहा है बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ, और वो जिसके बहुत वजूहात हैं, जो सपने पेश कर रहे हैं आपके सामने, आप उसमें भी गिद्दगरी करेंगे। मतलब ये इससे ज्यादा गलीज और ओछी बात नहीं हो सकती। और आम आदमी को ज्यादा दाम देने पड़ेंगे क्या? 5वीं बार पूछ रहा हूं। कल के दिन आम आदमी को बिजली के बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे क्या आने वाले दिनों में? तैयार हो जाएं उसके लिए। शाजिया, आपसे सवाल है। देखिए, मैं बिल्कुल इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे बिल्कुल भी इसका कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन जब पूरी तरह से सरकार ने बताया है कि किस तरह से एलोकेट किया जा रहा है, कितना सप्लाई किया जा रहा है, और इस पूरी स्थिति की रोजाना समीक्षा की जा रही है, और कितने राज्य कितना मांग रहे हैं और कितना दिया जा रहा है, और कितना स्टॉक में है, बफर में, कितने चलिए, तरह से समीक्षा के बाद एक्शन करने की भी जरूरत है। लेकिन बिजली की किल्लत हो रही है, जो आयात किया जा रहा था कोयला, उन पर जो निर्भर थे पावर प्लांट्स, वो बंद हो चुके हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ इस त्योहारों के मौसम में आम आदमी की भी पुकार सुननी होगी। जीडीपी तो हमने सहन कर ली, बिजली महंगाई डायन को न्योता देगी, उस पर काबू कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।